अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे आर्टिस्ट है, एक ऐसे फ़नकार के बारे में जिसके चाहने वाले लातादाद हैं और जिसके चाहने वाले इतना उसके बारे में पूछते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है। ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई और कोई ऐसा रिश्ता, ना कोई दोस्ती यारी, लेकिन हर वक्त उस शख्स के बारे में आकर मुझसे पूछना, ये मुझे हैरान करता है कि इस दुनिया में कोई भी किसी की तस्वीर या वीडियो देखने के बाद भी उससे इतना प्यार कर सकता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ फिरोज़ खान की। आप सबको पता है कि फिरोज़ खान और उनकी वाइफ के दरमियान लड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद अलहदगी हो गई और उसके बाद वो अपने बच्चों से कोर्ट के जरिए मिलते हैं। लेकिन जहाँ ये ईद बहुत सारे लोगों के लिए खुशियों के लम्हात लेकर आती है, वहीं फिरोज़ खान इस ईद पर बहुत उदास रहे, क्योंकि जब किसी ने उनसे पूछा क्या आप फातिमा और सुल्तान से मिले हैं जो उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं कोर्ट गया अपने बच्चों से मिलने के लिए तो जज साहब ईद की छुट्टियों पर जा चुके थे और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था कि मैं अपने बच्चों से मिल पाता। मेरे लिए ये बहुत तकलीफ देह था। और कहते हैं कि जब मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पाया तो मुझे अपने बेटे की बात याद आई कि बाबा आप हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। तो मेरे दिल में भी हमेशा सुल्तान और फातिमा रहते हैं, मैं उनको हमेशा याद करता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या अगर जज साहब ईद की छुट्टियों पर चले गए और फिरोज़ खान अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे थे, तो उस माँ के दिल में थोड़ा बहुत रहम नहीं आया, उस माँ के दिल में थोड़ा बहुत ख्याल नहीं आया कि वो बच्चे अपने बाप से मिल लें? चले माना कि उस बाप से, उस शख्स से आपका बहुत इख्तिलाफ है, वो आपको अच्छा नहीं लगता, आप उससे बहुत सारे बदले लेना चाह रही होंगी, लेकिन अगर उन मासूम बच्चों को आप देखती और उनके बारे में सोचती कि यार ये बच्चे जब बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे? क्या जब ये बच्चे बड़े होंगे तो आपसे ये सवाल नहीं करेंगी कि मामा आप हमें अपने बाप से क्यों नहीं मिलने देती थी? अगर जज नहीं था या अदालत इजाज़त नहीं दे रही थी तो आप तो जानती थी कि हम अपने बाप से बहुत प्यार करते हैं और हमारा बाप भी हमारे लिए बहुत तड़पता है। और ये जो सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है उनकी पोस्ट से, लोगों ने बहुत सारी पोस्ट लगाई, तो ये कोई पोस्ट उड़ नहीं जाएंगी, कोई एक दो उड़ जाएंगी, गायब हो जाएंगी, लेकिन जब वो बच्चे बड़े होंगे, इन्हीं पोस्ट को पढ़ेंगे, इन्हीं चीज़ों को देखेंगे, तो वो आपसे सवाल ज़रूर करेंगे। मैं जब भी कभी देखता हूँ फिरोज़ खान अपने बच्चों से नहीं मिल पाते तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है और इस निज़ाम पर भी मैं बड़ा हैरान होता हूँ जिसमें बाप जो है वो बच्चों से मिलने के लिए तड़पता है, तरसता है, लेकिन इजाज़त नहीं मिलती। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, इसके बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि ऐसी खबर आपके लिए लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप काफी हैरान होंगे और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यार ऐसा भी है। आप लोगों को पता है कि अब्दुल्ला कादवानी जो कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और किसी दौर में बहुत अच्छे एक्टर भी हुआ करते थे, और उन्होंने एक ड्रामा बनाया था खुदा और मोहब्बत, उसमें उन्होंने लिया था फिरोज़ खान को। फिर उनके बेटे आ गए हारून कादवानी। हारून कादवानी ने जब से अपने एक्टिंग करियर का आगाज़ किया है तब से लेकर अब तक उन पर बहुत ज़्यादा ये तनकीद की जाती है कि वो फिरोज़ खान को कॉपी करते हैं, और फिर दूसरी उन पर यह तनकीद की जाती है कि वो नेपोटिज्म की पैदावार है। मतलब उनके वालिद अगर प्रोड्यूसर ना होते तो शायद वो कभी फनकार ना बन पाते, कभी अदाकार ना बन पाते। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि जिसकी तकदीर में लिखा होता है फनकार बनना, क्रिकेटर बनना, बिजनेसमैन बनना, मजदूर बनना, अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिख दिया है। अब तकदीर अल्लाह ही बदल सकता है, इंसान नहीं बदल सकता। तो अगर इनके वालिद अब्दुल्ला कादवानी ना भी होते तब भी वो हारून इतने बड़े एक्टर ज़रूर बन जाते। खबर ये नहीं है कि उन पर तनकीद की जाती है या फिर उनको ये कहा जाता है कि आप फिरोज़ खान को कॉपी करते हैं। खबर ये है कि ड्रामा सीरियल तेरे बिन का जो स्क्रिप्ट था वो उनके आगे कई बार उनके वालिद ने रखा, डायरेक्टर ने समझाया, बहुत सारे दोस्तों ने समझाया कि ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, ये आप कर लें। लेकिन हारून कादवानी ने ड्रामा सीरियल तेरे बिन को रिजेक्ट किया और बार बार रिजेक्ट किया। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आज आपको बड़ा पछतावा हो रहा होगा कि आपने ड्रामा सीरियल तेरे बिन को इतनी बार रिजेक्ट किया और वो ड्रामा इतना सुपर हिट हो गया और उसकी वजह से वहाज अली भी पाकिस्तान के सुपरस्टार बन गए और उनका शुमार पाकिस्तान के बड़े एक्टर्स में होने लग गया, बल्कि उनके पाकिस्तान समेत इंडिया में भी लाखों चाहने वाले हो गए। तो आपको ये सब कुछ देखकर, ये सब कुछ सुनकर और इतनी कामयाबियां देखकर जेलसी तो होती होगी और आपको अफसोस भी होता होगा, लेकिन हारून कादवानी का ये रूप देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हैं कि आज भी मैं ये सब कुछ देखता हूँ, इस ड्रामे की कामयाबी देखता हूँ, वहाज की शोहरत देखता हूँ, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये वहाज के लिए ही हो रहा है।
अगर इस ड्रामे में मैं होता तो शायद इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी ना मिलती, ये ड्रामा इतना ज्यादा हिट ना होता, और शायद मैं इस तरह का कैरेक्टर भी ना कर पाता जिस तरह से वहाज अली ने किया है। आप हारून कादवानी की ये बात नोट करें कि इतने बड़े प्रोड्यूसर का बेटा, और वो चाहे तो इसी तरह के न जाने कितने और ड्रामे बनवा सकता है अपने बाप से, लेकिन उसकी ये बात यकीन जाने दिल को लग गई कि उसने कहा कि इस ड्रामे में शायद मैं होता तो इस तरह से कामयाबी ना मिलती, हो सकता है कि मैं इस तरह से काम ना कर पाता। आप ये देखें कि बड़े इंसान की सोच भी बड़ी होती है। वो चाहते तो वो ये भी कह सकते थे, हाँ मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई कामयाबी है, या इस तरह की कोई भी ऐसी नीच बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये मेरे नसीब का नहीं था, ये वहाज के नसीब का था और वहाज को मिल गया, और वहाज को अल्लाह ताला और भी कामयाबियां दे और उसको और ज्यादा जो है तरक्की अता करे। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि ड्रामा सीरियल तेरे बिन में वहाज अली की जगह अगर हारून कादवानी को रखा जाता तो क्या वो ज्यादा सूट करते, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते, या फिर ये ड्रामा वहाज अली के लिए ही बना था और ये कैरेक्टर वहाज अली ही बेहतर कर पाते? और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर इनकी जगह हम फेरोज खान को ले लेते तो ये कैरेक्टर वो कैसा कर पाते? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री की फुप्पो की मेरा मतलब है यासिर हुसैन की। असल में यासिर हुसैन को हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में फुप्पो कहा जाता है क्योंकि वो हर मामले में टांग अड़ाते रहते हैं। ये अच्छी बात भी है, खैर वो अपना ओपिनियन देते रहते हैं, लेकिन उनको फुप्पो कहकर यार मेरा बड़ा दिल आप दुखाते हैं। इतना अच्छा आर्टिस्ट है वो, अलग बात है कि उनकी फेरोज खान से नहीं बनती, वो फेरोज खान के बारे में कुछ बोलते रहते हैं जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मुझे यूं लगता है कि फेरोज खान की कामयाबी को देखकर बहुत सारे फनकारों को जो है वो तकलीफ होती है और उनको लगता है कि इनके खिलाफ जब हम बात करेंगे तो हो सकता है इनका कैरियर खत्म हो जाए। तो भाई, कैरियर इंसानों के लिखने से खत्म नहीं होता, कैरियर बनाना खत्म करना ये तो मेरे अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह जब किसी को चाहता है तो इज्जत देता है और अल्लाह ही जिसको चाहता है जिल्लत देता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं, अल्लाह कहते हैं कि जब मैं किसी को इज्जत देने पर आ जाऊं ना तो पूरी दुनिया के लोग मिलकर उसको जिल्लत देना चाहे ना तो नहीं दे सकते, और जब मैं किसी को जलील करने पर आ जाऊं तो दुनिया के सारे इज्जतदार और ताकतवर लोग उसको इज्जत देना चाहे ना तो नहीं दे सकते। इसलिए ये बात याद रखें कि अल्लाह के इख्तियार में कौन कामयाब होगा, कौन नाकाम होगा, किसने जिल्लत उठानी है, किसने रुसवाई उठानी है, किसने कामयाबियां हासिल करनी है, ये सब अल्लाह के इख्तियार में। तो वो बताते हैं कि मैंने एफए के बाद जो है ना, यासिर हुसैन बताते हैं कि मैंने एफए के बाद इंडस्ट्री का रुख किया, प्रॉपर काम करना शुरू किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बैचलर कर लूं, लेकिन मैं 2 बार फेल हो गया। मैं सोच रहा था कि वो निदा यासिर को ये सारा कुछ बता रहे हैं, अगर निदा यासिर अपने बारे में बताने लग जाए तो यासिर हुसैन को तो फख्र होने लग जाए। मुझे तो लगता है कि निदा यासिर जो है वो पता नहीं मैट्रिक में कितनी बार फेल हुई होंगी, बताती नहीं है वो, कसम से। अगर वो अपनी कहानी बताए ना तो सारे हैरान हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है वैसे निदा यासिर वो लाइक होंगी, या फिर इसी तरह उन्होंने भी बिना जाने कितनी ट्राइयों के बाद मैट्रिक किया होगा? मैनू तो लगता है कई बार यकीन करो उन्होंने 8वीं बड़ी मुश्किल में पास की होनी है, क्योंकि जिस तरह वो अपने शो में बहुत सारी बोंगियां मार जाती है ना, उनको देखने के बाद मुझे यूं लगता है कि इनकी एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता। बहुत सारे टैलेंटेड लोग आते हैं, वो अपना सारा कारनामा सुना रहे होते हैं तो कहते हैं अच्छा इसके फायदे क्या हैं। वो सारी रामदास कहानी सुनाकर सुबह उठकर वो पूछ रही होती हैं हीर जड़ी है वो कुड़ी सी है जाकत सी। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के व्यूज के हवाले से। आप लोगों ने ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो देखा था, उसको देखने के बाद आपके जहन में ये बात आती थी कि शायद आइंदा कभी पाकिस्तान में इस तरह का कोई ड्रामा बने जिसके इतने ज्यादा व्यूज हों। जरा आप गौर से सुनिएगा। उसके बाद ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत आया, उसने मेरे पास तुम हो के रिकॉर्ड तोड़े। अब ड्रामा सीरियल तेरे बिन ने ऐसे रिकॉर्ड लगाए हैं भाई के सारे रिकॉर्ड धुल गए हैं। इस वक्त तक उनके YouTube पर 2 अरब के करीब व्यूज हैं, मतलब 2.9 बिलियन। अंदाजा लाओ यार, था क्या इस ड्रामे में? इस ड्रामे में कोई खासियत नहीं थी। ये मैं आपको बिल्कुल, मैं खुलेआम ये बात कर रहा हूं भाई, इस ड्रामे में कोई खासियत नहीं थी। बहुत सारे एपिसोड में तो वहाज का एक ही अंदाज था देखने का, बस आंखें फाड़ के देख रहा है, हैरान हो रहा है, ये बस यही सब कुछ था। और दूसरा, इस ड्रामे में जो खास बात थी ना, दुखी सीन हो, पछतावे वाला सीन हो या फिर कोई भी हो, उसके पीछे एक ही गाना चल रहा होता था, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। बस पूरे गाने में ना जिस तरह का भी सीन है ना उसके पीछे यही गाना चलता रहा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इस ड्रामे को मेरे पास तुमों से, तो उस ड्रामे का पहला एपिसोड, पहला सीन, पहला डायलॉग आप लें और उसके बाद आखिरी सीन तक आप जाए ना, तो आपको कहीं पर कोई बोंगी नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि यार वाकई
मतलब हर सीन, हर एपिसोड, हर जो डायलॉग था वो याद रह जाने वाला था। मैं दावे से कहता हूं कि ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो के आपको बहुत सारे सीन्स भी याद होंगे और बहुत सारे डायलॉग्स भी याद होंगे और ऐसे लग रहा होगा कि जैसे आप ही ने ये लिखे थे। मतलब वो डायलॉग्स ऐसे लगते थे जैसे कोई शायरी है। पूरा का पूरा ड्रामा जो है ना, ऐसे लगता था कि कोई पूरी कहानी ऐसी लिखी है कि हम शायरी पढ़ रहे हैं। मतलब एक एक डायलॉग जो है, एक एक लफ्ज जो है वो दिल में उतरने वाला था। लेकिन ड्रामा सीरियल तेरे बिन का कोई भी ऐसा डायलॉग नहीं है जो मैं सोचूं कि यार इसको देखने के बाद ऐसे लगता है, जब वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि कमाल लिखा हुआ है। मतलब कुछ खास नहीं है। अगर आप ड्रामा सीरियल मेरे पास तुमों को इन बाकी ड्रामों से कंपेयर करें ना, तो बिल्कुल मुझे बेकार लगते हैं। हाँ, खुदा और मोहब्बत में मतलब आपको आखिरी 3-4 एपिसोड से पहले की कहानी जो है वो बेहतर लगती है, लेकिन एंड जो है ना वो मुझे समझ नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं लगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इन तीनों ड्रामों में से किसी एक को भी नंबर 1 या फिर 10 में से कोई नंबर देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। 10 में से किसको आप पहले नंबर पर लाते हैं, देखते हैं। मेरे पास तुम हो, तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत, ये तीनों ड्रामे आपकी पेश नज़र है। मतलब आपके रहमो करम पर है। आप किसको जिताते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये भी बता दूं कि आप जिसको ज़्यादा नंबर देंगे उस ड्रामे की एक बार फिर से मैं आपको पूरा पोस्टमार्टम करके बताऊंगा, पूरा पोस्टमार्टम दिखाऊंगा कि इस ड्रामे में क्या क्या हुआ था, क्या क्या बोंगियाँ थी, क्या क्या गलतियाँ थी। आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।